हेलो, आप देख रहे हैं उत्थान एजुकेशन का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर टी आर चौधरी। आज अपन डिस्कस करेंगे एक बहुत ही गंभीर बीमारी जो हर एक जीवित मनुष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर के आई है और कुछ क्षेत्रों में ये बीमारी बहुत गंभीर रूप में फैली हुई है। और वो बीमारी है कैंसर। कैंसर बहुत ही घातक और घातकता उसकी इतनी है कि यदि किसी में मैलिग्नेंसी के साथ कैंसर हुआ है तो मृत्यु दर अर्थात मोर्टेलिटी रेट लगभग 95 से अबो प्रतिशत तक रहती है। 95 से अबो प्रतिशत यानी से अधिक प्रतिशत तक मोर्टेलिटी रेट या मृत्यु दर रहती है। तो आज अपन इस कैंसर होता क्यों है, कैंसर के क्या लक्षण है, कैंसर के क्या निदान है, कैंसर के क्या उपचार है, अर्थात आप कैंसर से कैसे कैसे बच सकते हैं, और कैंसर यदि किसी को हो जाता है तो वो कितने प्रकार का कैंसर रहता है और उनकी उत्पत्ति होने के कारण क्या क्या है, वो सारे कारण आप जान करके कैंसर उत्पत्ति से बच सकते हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो पर कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा। तो आप स्टडी करेंगे। सबसे पहले कैंसर होता क्या है, अर्थात कैंसर किससे संबंधित है, कैंसर किसे कहते हैं। तो सबसे पहले कैंसर की परिभाषा की बात करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है और यदि सरल शब्दों में कहूं तो अनियंत्रित कोशिका विभाजन कैंसर कहलाता है, अर्थात अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल आल्सो कॉल्ड कैंसर। कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन कैंसर कहलाता है। अब कोशिकाएं अनियंत्रित विभाजित कैसे होगी और कोशिकाओं का नियंत्रित विभाजन कैसे होगा, मतलब यह है कि ये कोशिकाएं आखिर अनियंत्रित रूप से विभाजित क्यों होगी और कैंसर उत्पन्न क्यों करेगी। तो इसका कारण है कि आपके शरीर में प्रत्येक कोशिका के वृद्धि, विकास और गुणन को नियंत्रित करने वाली एक विशेष प्रकार की प्रोटीन उपस्थित रहती है और उस प्रोटीन का नाम है साइक्लिन प्रोटीन। आपके शरीर में प्रत्येक कोशिका के वृद्धि, विकास और गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन, संख्या बढ़ने की बात को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष प्रकार की कोशिका उपस्थित रहती है और एक विशेष प्रकार की प्रोटीन उपस्थित रहती है और उस प्रोटीन का नाम है साइक्लिन प्रोटीन। क्या नाम है बेटा? साइक्लिन प्रोटीन नाम होता है। ये साइक्लिन प्रोटीन प्रत्येक कोशिका में उपस्थित एक विशेष प्रकार के जीन से संश्लेषित होती है। अर्थात आप पहले से ही जानते हैं कि एक प्रोटीन का संश्लेषण एक विशेष प्रकार के डीएनए पर उपस्थित एक विशेष प्रकार की जीन के द्वारा होगा। तो इस प्रोटीन का संश्लेषण यदि प्रॉपर मात्रा में हो रहा है तो आपकी कोशिका का वृद्धि और विकास और गुणन, कितनी कोशिका बनेगी, आकार कितना बड़ा होगा, कितना आकार बड़ा होने के बाद कोशिका का विभाजन करके उससे नई पुत्री कोशिकाएं बनानी होगी, इन सारी बातों का नियंत्रण और नियमन करती है। और इस प्रोटीन का संश्लेषण एक विशेष प्रकार की जीन के द्वारा होता है। उस जीन का नाम है ऑन्कोजीन। क्या नाम है? ऑन्कोजीन। इनको कभी कभी प्रो ऑन्कोजीन भी कहते हैं, प्रो ऑन्कोजीन भी कहते हैं। ये डीएनए पर उपस्थित विशेष प्रकार की जीन है, वो एक विशेष प्रकार की साइक्लिन प्रोटीन का संश्लेषण या निर्माण करते हैं। यही साइक्लिन प्रोटीन आपके कोशिका के वृद्धि, विकास और विभाजन को नियंत्रित और नियमित करती है। अर्थात यदि किसी कारणों से, किसी भी विशेष कारण, वो कारण भौतिक हो सकते हैं, वो कारण रासायनिक हो सकते हैं, वो कारण जैविक हो सकते हैं और वो कारण अनुवांशिक हो सकते हैं, उन विशेष कारणों की वजह से यदि आपकी कोशिका में उपस्थित ऑन्कोजीन में परिवर्तन हो जाए, ऑन्कोजीन खत्म हो जाए, ऑन्कोजीन नष्ट हो जाए, तो इसके द्वारा बनने वाली साइक्लिन प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा और साइक्लिन प्रोटीन नहीं बनेगी तो आपकी कोशिका अनियंत्रित रूप से विभाजन होना शुरू हो जाएगी और इस प्रकार से अनियंत्रित रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाओं के समूह को ही कैंसर कहते हैं। अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल आल्सो कॉल्ड कैंसर। तो यह है कैंसर की सामान्य परिभाषा। और कैंसर उत्पन्न होने का मुख्य कारण बहुत कम लोगों को पता है कि ऑन्कोजीन क्या होते हैं और क्या काम करते हैं और उससे द्वारा बनने वाली प्रोटीन ही किस प्रकार से कोशिका के वृद्धि और विकास का नियंत्रण और नियमन करती है। अब अगला कारक है कि कैंसर को उत्पन्न करते कौन है, आखिर कैंसर किसकी वजह से उत्पन्न होगा। तो वे कारक जो आपकी कोशिका में उपस्थित इस ऑन्कोजीन में परिवर्तन ला दे, अर्थात आपकी साइक्लिन प्रोटीन के संश्लेषण को अवरोधित कर दे, रोक दे,
वे सारे कारक ही आपके कार्सिनोजेनिक फैक्टर या कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक कहलाते हैं। कारक फैक्टर मतलब आप बात कर रहे हैं अब कार्सिनोजेनिक फैक्टर की। अब ये जो कार्सिनोजेनिक फैक्टर है, कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक है, वो अपनी प्रकृति अर्थात भौतिक प्रकृति के है या रासायनिक प्रकृति के है या जैविक प्रकृति के है या अनुवांशिक गुणधर्म रखने वाले हैं, उसके आधार पर मुख्यतः 3 या 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला प्रकार है वो है फिजिकल फैक्टर अर्थात भौतिक कारक। कैंसर उत्पन्न करने वाले भौतिक कारक कौन कौन से होते हैं? अर्थात ऐसी भौतिक किरणें, ऐसे भौतिक साधन, ऐसे भौतिक इंडिकेशन, ऐसे भौतिक उत्प्रेरण जो आपकी कोशिका में उपस्थित ऑन्कोजीन में परिवर्तन कर इस प्रकार से बनने वाली इस साइक्लिन प्रोटीन के संश्लेषण, वृद्धि और विकास को अवरोधित कर दे, तो कोशिका में जो नियंत्रित विभाजन हो रहा था वो विभाजन नियंत्रित न रह करके और अनियंत्रित हो जाए तो आप कैंसर से ग्रसित हो सकते हैं। तो ऐसे कौन से भौतिक कारक है जिनसे आप बच करके कैंसर उत्पन्न होने से रोका जा सकता है या कैंसर की उत्पत्ति से आप बच सकते हैं? देखिएगा मित्रों, वीडियो बहुत ही अच्छा है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं आपके जीवन में, क्योंकि आगामी आने वाले दिनों में अपने इस क्षेत्र में अर्थात राजस्थान में कैंसर उत्पन्न या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की उत्पत्ति की बहुत अधिक संभावनाएं क्रिएट हो रही है। और मैं आज का जो आधुनिक युग का किसान है, वो किसान कौन सी रासायनिक उर्वरक या पेस्टिसाइड को उपयोग में ले रहा है जिनके बहुत अधिक कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी है। अभी लेटेस्ट प्रधानमंत्री अपने जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि किसानों को यूरिया सप्लाई पर रोक लगानी चाहिए, अर्थात यूरिया के उपयोग पर रोक लगानी चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट तक लेटर भेजा है। और उसमें लिखा है कि जो किसान है वो केमिकल फर्टिलाइजर अर्थात जो रासायनिक उर्वरक है जैसे यूरिया है, ये फास्फेट है और बहुत सारे ब्रांड के नाम से रासायनिक पदार्थ जिनको आप मृदा में या खेत में डालकर आपकी फसल उत्पादकता को तो बढ़ा रहे, पर आपकी फसल उत्पादकता बढ़ने के साथ साथ आपको कैंसर बांटा जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आज मैं शेयर करने वाला हूं, जुड़े रहिएगा वीडियो में मेरे साथ। तो रासायनिक भौतिक कारक यानी फिजिकल फैक्टर के अंदर सबसे पहला है आयनित और अनायनित विकिरणें, जैसे एक्सरे। आप एक्सरे करा रहे हैं बार बार तो भी आपके लिए खतरनाक है, आपकी किसी कोशिका में कैंसर उत्पन्न कर सकता है एक्सरे। अगला गामा रे, अगला अल्फा रे, अगला बीटा रे, ये जितनी भी किरणें हैं अनायनित किरणें होती है। और अगला है अल्ट्रावायलेट रे यानी सूर्य के प्रकाश से आने वाली पराबैंगनी किरणें आपकी त्वचा पर गिर के, अर्थात सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं वो ओजोन परत से होकर के आती है और ओजोन परत उन पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव को खत्म कर देती है। यदि ओजोन परत नहीं रहेगी, ओजोन परत में छेद हो जाएंगे तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें आपकी त्वचा या आपकी आइरिस यानी आंखों की जो आपकी पीछे का जो न्यूरल पार्ट है उसमें कैंसर उत्पन्न करने की संभावनाएं बढ़ा देती, आइरिस को पार करके, और जो न्यूरोमेथियल सेल है उनके अंदर कैंसर उत्पन्न करने की संभावना को बढ़ा देती है। तो आप कह सकते हैं एक्स रे, गामा रे, अल्फा रे, बीटा रे, यूवी रे, ये सारी अनायनित किरणें हैं जिनमें कोई आयनिक प्रभाव नहीं रहता है। ये सब की सब आपके कैंसर उत्पन्न करने की गुणधर्म रखती है। साथ ही साथ कुछ आयनिक किरणें भी जो भौतिक किरणें हैं और वो आपके शरीर में कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी उत्पन्न करने के गुणधर्म रखती है। साथ ही साथ कश्मीर या जो ठंडे प्रदेश है वहां पर कश्मीरी अंगारी जलाई जाती है, अंगीठी होती है और उस अंगीठी में विशेष प्रकार की विकिरणें निकलती है जो आयनिक किरणें होती है, वो भी स्किन कैंसर को उत्पन्न करने की संभावनाएं बढ़ाती है। अब दूसरा कारक है वो है रासायनिक कारक या केमिकल फैक्टर। कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो आपके शरीर में प्रयोग होने पर कैंसर उत्पन्न करने की संभावनाएं बढ़ा देते हैं। अर्थात सरकार उन पदार्थों के उपयोग पर रोक भी लगा रही है, फिर भी चोरी चुपे से या अपन एक प्रत्यक्ष दिखने वाले फायदे को देखकर और उन रासायनिक पदार्थों का बहुतायत से उपयोग कर मानव जीवन में बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर रहे हैं। और वो रासायनिक पदार्थ है सबसे पहला और सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्र में प्रयोग में होने वाला है निकोटीन। निकोटीन तंबाकू में रहता है, सिगरेट में रहता है,
जर्दे में रहता है, मिराज में रहता है, खैनी में रहता है। जितनी भी आप ये निकोटीन, टोबैकम निकोटीनम पादप से प्राप्त होने वाली जो पत्तियां हैं उनसे प्राप्त होते हैं। आप हुक्का भरो, चिलम पियो, जितने भी पदार्थ हैं उनमें निकोटीन होता है, और वो निकोटीन आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, मूत्र, गुटखा, तंबाकू, इन सारी चीजों में निकोटीन रहता है और वो कार्सिनोजेनिक रासायनिक पदार्थ है। दूसरा है जितने भी पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक होते हैं, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कार्सिनोजेनिक होते हैं। अगला पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो होता है वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। अगला मस्टर्ड गैस कार्सिनोजेनिक होती है, अर्थात कैंसर उत्पन्न करती है। साथ ही साथ आप जो आपके खेत में पेस्टिसाइड के रूप में, अर्थात कीटनाशक के रूप में, अर्थात जीरे में चिरमा नहीं लगे, जीरे में कीट नहीं लगे, जीरे में लट नहीं लगे, रायडे में लट नहीं लगे, इसके लिए आप एक विशेष प्रकार के इकतारा नामक रासायनिक पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं। वो अत्यधिक कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी रखता है, कार्सिनोजेनिक गुणधर्म रखता है। डीडीटी जो कीटनाशक के रूप में प्रयोग होता है वो कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी रखती है। साथ ही साथ बायोमैग्निफिकेशन जैव आवर्धन दर्शाती है, जिसमें शीर्ष उपभोक्ताओं के शरीर में इनकी सांद्रता बढ़ने से जो पक्षी वर्ग के जीव है उनके अंडों में कैल्शियम कार्बोनेट का कवच नहीं बढ़ने देती है, अर्थात अत्यंत घातक रासायनिक पदार्थ है वो। साथ ही साथ आप भारी धातुएं देख लो, भारी धातुओं में कैडमियम देख लो, मरकरी, पारा देख लो, ये लंग कैंसर और लीवर कैंसर उत्पन्न करती है। और अगला एस्बेस्टस फेफड़ों के कैंसर उत्पन्न करते हैं। और आपके बहुत सारे हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जो सिंथेसिस जो नेचुरल रूप से आते हैं वो नहीं करते, जो संश्लेषित टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इंजेक्शन लेते हैं। बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इंजेक्शन लेते हैं, जिसमें पुरुषत्व गुण तो बढ़ता है, साथ ही साथ कैंसर उत्पन्न होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो यह है आपके कैंसर उत्पन्न करने वाले मुख्य रासायनिक पदार्थ। अगला है बायोलॉजिकल फैक्टर। कुछ ऐसे जैविक कारक भी होते हैं, कुछ ऐसे जीव भी होते हैं, कुछ ऐसे सजीव भी हैं जो आपके शरीर में प्रवेश करके कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं, और उन सजीवों में आपके ऑन्कोजीन को उत्परिवर्तित करने की क्षमता पाई जाती है, और उस ऑन्कोजीन को उत्परिवर्तित करने की क्षमता के कारण आपके शरीर में, आपकी कोशिकाओं में बनने वाली साइक्लिन प्रोटीन के संश्लेषण को अवरोधित कर देते हैं, जिससे कैंसर उत्पन्न होने की संभावना क्रिएट होती है या उत्पन्न हो सकती है। और वो है आपका एक तो हेपेटाइटिस बी वायरस, और अगला हर्पिस वायरस, हर्पिस जोस्टर वायरस जो होता है वो कैंसर उत्पन्न कर सकता है। और दूसरा ऑन्कोजीन, अर्थात कैंसर उत्पन्न करने वाले वायरस में भी प्रो ऑन्कोजीन उपस्थित रहती है, जो उस आपके शरीर में उपस्थित डीएनए की ऑन्कोजीन से मिलकर के और साइक्लिन प्रोटीन की संश्लेषण को अवरोधित या डिस्टर्ब करती है। कुछ अनुवांशिक कारक भी हो सकते हैं, अर्थात कुछ व्यक्तियों में ऐसी अनुवांशिक हेरिडिटी भी देखने को मिलती है जिसमें उनके पैतृकों से उनमें एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में कार्सिनोजेनिक गुणधर्म जो है वो स्थानांतरित होता है। अब मैं आपको इस रोग की घातकता के बारे में बता दूं, अर्थात इस रोग से उत्पन्न होने वाले जो लक्षण हैं उनको अपन देखते हैं। लक्षण से पहले आप देखिएगा, जो कैंसर के ट्यूमर उत्पन्न हो रहे हैं, जो कैंसर का अर्बुद उत्पन्न हो रहा है, अर्बुद जो उत्पन्न हो रहा है, अर्बुद मतलब गांठ, गांठ मतलब ट्यूमर, ट्यूमर मतलब कोशिकाओं का समूह जो अनियंत्रित रूप से विभाजित हो रही है, वो कोशिकाओं का समूह जो उत्पन्न हो रहा है, उस कोशिकाओं के समूह की घातकता, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, अर्थात टॉपिक को एग्जाम के व्यू में पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी इंपॉर्टेंस है टॉपिक। साथ ही साथ जो ये वीडियो देखकर आप अपने खुद को कैंसर से कैसे बचा सकते हैं, आपके शरीर में क्या असमानताएं, विषमताएं उत्पन्न होगी जिससे आपको कैंसर जैसे गुणधर्म लगे, और आप पहले से ही जागरूक होकर इसका उपचार करवा के आप अपने अमूल्य जीवन को बचा सकते हैं। तो मैं बता दूं कि जो कैंसर उत्पन्न हो रहा है, तो आप कह रहे हैं कैंसर में अनियंत्रित कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से विभाजित करती हुई एक समूह का निर्माण करती, सेलमोस का निर्माण करती, जो एक ट्यूमर के रूप में उत्पन्न होता है। अब कैंसर में गांठ सब जगह उत्पन्न हो कोई जरूरी नहीं, पर कैंसर में कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से सब जगह विभाजित होगी, यह 100% जरूरी है। अब कैंसर ग्रसित जो कोशिका है उनके केंद्रक का जो आप हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच करेंगे उसकी, तो वो अलग प्रकार का मिलेगा, अर्थात केंद्रक में केंद्रक की संरचना, केंद्रक के अंदर
जो केंद्रक द्रव्य है उसकी मात्रा, कोशिका द्रव्य की मात्रा अन्य कोशिकाओं से भिन्न मिलती है। तभी तो आप बायोप्सी जैसे परीक्षण में हिस्टोपैथोलॉजिकल जांच करके कैंसर का निदान या परीक्षण करते हैं कि इस व्यक्ति में यह कैंसर जनित कोशिका है। अब देखिएगा, जो कैंसर उत्पन्न हो रही है वो कोशिका में जो ट्यूमर बनती है, यदि कभी कैंसर से ट्यूमर बन रही है तो वो ट्यूमर अपनी घातकता, अपनी डेंजरनेस, अपनी कितनी खतरनाक है, वो मारक क्षमता कितनी रखती है, उसके आधार पर कैंसर ट्यूमर दो प्रकार की होती है। पहली है बिनाइन ट्यूमर, अर्थात ये सदूम होती है, और दूसरी है मैलिग्नेंट ट्यूमर, अर्थात ये दुर्दम होती है। दुर्दम मतलब घातक, घातक मतलब मारक क्षमता रखती है, और ये सदूम मतलब बिल्कुल घातक नहीं है, अर्थात इसकी मारक क्षमता नहीं है। मारक क्षमता नहीं है मतलब इन दोनों में कुछ न कुछ अंतर है। तो इन दोनों का डिफरेंशियल डायग्राम यदि अपन डिफरेंशियल स्टडी करें तो ये बिनाइन ट्यूमर है और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। मैलिग्नेंट का मतलब है कि इसमें मैलिग्नेंसी का मतलब इसकी घातकता होती है, अर्थात जिस व्यक्ति में ये मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है और उसका प्राइमरी या सेकेंडरी स्टेज तक यदि ट्रीटमेंट नहीं होता है तो फिर वो पूरे शरीर में घातक रूप से फैल करके और मृत्यु तक व्यक्ति को ले जाता है, अर्थात मौत के आगोश में ठूस देता है। तो अब देखिएगा, जो पहला जो अंतर है वो जो बिनाइन ट्यूमर होती है, सदूम ट्यूमर जो घातक नहीं आती, वो एक विशेष प्रकार के कैप्सूल में, एक विशेष प्रकार के संपुट में बंधी हुई रहती है या पैक रहती है, अर्थात उसकी कोशिकाएं जिस पर जहां पर कैंसर होगा वहां से दूसरे स्थान तक पहुंचने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। पहला, इधर जो गांठ की कोशिकाएं हैं वो कोशिकाएं कोई विशेष प्रकार के कैप्सूल या संपुट में बंधी हुई नहीं होती, घिरी हुई नहीं होती है, और वो कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से विभाजन और वृद्धि कर रही होती है और वहां से अपने मूल स्थान से रक्त के साथ मिलकर के किसी दूसरे स्थान तक भी ये जा सकती है, इसलिए इसको मैलिग्नेंट कहते हैं और इसको सदूम या अघातक ट्यूमर कहते हैं। पहला अंतर है। दूसरा अंतर यह है कि ये बहुत धीरे धीरे फैलती है, धीरे धीरे बढ़ती है, और इसकी जो गांठ है वो तीव्रता से बढ़ती है। गांठ जो है वो तीव्रता से बढ़ती है। अगला जो इसका अंतर है वो ये है कि इसमें मेटास्टेसिस नहीं पाया जाता। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तीसरा जो अंतर है वो है कि इसमें मेटा अनुपस्थित रहता है और इसमें मेटास्टेसिस पाया जाता है। मेटास्टेसिस प्रेजेंट या उपस्थित रहता है। अब ये मेटास्टेसिस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि कैंसर की गांठ में से कुछ कोशिकाएं अलग होकर के रक्त के साथ मिलकर के और रक्त के साथ किसी दूसरे स्थान पर जाकर वहां नई कैंसर की गांठ उत्पन्न कर दे, तो इस क्रिया को मेटास्टेसिस कहते हैं। और मेटास्टेसिस की क्रिया, मेटास्टेसिस का जो गुणधर्म है वो केवल और केवल मैलिग्नेंट ट्यूमर में ही पाया जाता है, अर्थात इस दुर्दम ट्यूमर में ही पाया जाता है। सद्युम ट्यूमर में मेटास्टेसिस की क्रिया नहीं होती, अर्थात ये घातक नहीं है और ये घातक है। माना कि यहां पर आपके मैलिग्नेंट ट्यूमर होती है, घातक वाली ट्यूमर होती है, तो यहाँ की कोशिकाएं रक्त में मिलकर के हार्ट तक चली जाएगी, ब्रेन तक चली जाएगी, लीवर में चली जाएगी, स्टमक में चली जाएगी, आरनाल में चली जाएगी, सब जगह जाकर के छोटी छोटी गांठें उत्पन्न कर देती और व्यक्ति की शीघ्र मौत करवा देती। किंतु जो बिनाइन ट्यूमर है, ये ट्यूमर जहां उत्पन्न होगी वहीं पर एक कैप्सूल से घिरी हुई पड़ी रहेगी। अब अगला अंतर क्या है कि इसको शल्य क्रिया द्वारा बाहर निकालकर इसको उपचारित किया जा सकता है। शल्य क्रिया द्वारा बाहर निकालकर इसका आसानी से उपचार किया जा सकता है, किंतु इसको शल्य क्रिया से आप बाहर निकालोगे तो भी इसका सफल उपचार संभव नहीं है, क्योंकि कोशिकाएं गांठ में बंधी हुई नहीं है। कोशिकाएं, अब कौन सी कोशिका में कैंसर है, शल्य क्रिया जब डॉक्टर करके बाहर निकाल रहा होता है कैंसर की ट्यूमर को, गांठ को, तब कितनी कोशिकाओं को बाहर लें, कितनी शेष रखें, इसका डिटर्मिनेशन, इसका निर्धारण वो शल्य क्रिया के समय नहीं कर पाता है। इसलिए कुछ कैंसर जनित कोशिकाएं शेष रह जाती और वो कोशिकाएं वापस, एक कोशिका शेष रहेगी तो भी वो वापस बढ़ करके और वैसी गांठ बना लेगी, या यूं कहें कि वो गांठ यहां से दूसरी रक्त के साथ मिलकर के दूसरी जगह शरीर के किसी दूसरे भाग में पहुंच करके और
ये गांठ उत्पन्न कर सकती है। अब अगला अंतर क्या रहता है कि ये कम घातक होता है और ये अधिक घातक होता है, अर्थात इसकी मरने की संभावना यदि सेकंड स्टेज को पार कर देता है तो फिर मोर्टेलिटी रेट लगभग 95% से एबो रहती है, पेशेंट को शीघ्र मौत के आगोश में घुसेड़ देती है। तो ये था आपकी कैंसर ट्यूमर जो है उसकी घातकता के आधार पर दो प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ में भी और सामान्य जीवन में भी। अब अगला पॉइंट आप देख रहे हैं टाइप ऑफ कार्सिनोमा, कैंसर के प्रकार। अब शरीर के विभिन्न भागों में कैंसर हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार के उत्तकों में कैंसर हो रहे हैं, तो वो अपनी उत्तकीय प्रकृति के आधार पर जो कैंसर है वो निम्न, ये मैंने कुछ प्रकार बताए, इनके अलावा भी कई सारे प्रकार है। तो मेन जो है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया किसे कहते हैं? सामान्य भाषा में इसको ब्लड कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। अब ब्लड कैंसर का मतलब क्या है कि रक्त का कैंसर है। अब रक्त का कैंसर क्या है कि रक्त में उपस्थित विशिष्ट प्रकार की कोशिका, कौन सी कोशिका? WBC, अपनी संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ाने लग जाती है। बोन मेरो में इतना एक्टिवेशन आता है कि वो WBC को पूरे दिन बढ़ाता है। WBC की संख्या होनी तो चाहिए हजारों में और चली जाती लाखों में। सामान्य WBC की जो संख्या है 5 से 11 हजार प्रति क्यूबिक mm होती है, पर जिसमें ल्यूकेमिया हो रखा होता है उसकी WBC की संख्या लाखों में चली जाती है और ये WBC शरीर रक्त में इतनी बढ़ती है कि रक्त की अन्य कोशिकाएं RBC को, प्लेटलेट को खाना शुरू कर देती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, अर्थात व्यक्ति है वो रक्त कैंसर के द्वारा खत्म हो जाता है। तो WBC की संख्या का अनियंत्रित रूप से बढ़ना ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर कहलाता है। अगला है मायोमा। मायोमा क्या है? मस्कुलर टिश्यू, मसल्स, पेशियों तक का जो कैंसर है उसको मायोमा कहते हैं। अगला है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा क्या है? एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक का जो कैंसर है। मायोमा है मस्कुलर टिश्यू का कैंसर। कार्सिनोमा क्या है? एपिथेलियल, उपकला ऊतक। ये विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों के लिए काम की बात कर रहा हूं। एपिथेलियल टिश्यू, उपकला ऊतक। एडिनोमा जो एंडोक्राइन टिश्यू है, शरीर का जो अंतःस्रावी ऊतक है उसका यदि कैंसर हो जाता है, उसमें कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी उत्पन्न हो जाती है, तो एंडोक्राइन टिश्यू या अंतःस्रावी ऊतक में यदि कैंसर हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? एडिनोमा कहते हैं। अगला है लिम्फोमा, लिम्फोइड टिश्यू। लास्ट क्लास में अपन देख रहे थे कि लिम्फ क्या होता है, तो जो लिम्फोइड टिश्यू है उस लिम्फोइड टिश्यू में यदि कैंसर हो जाता है तो उसको लिम्फोमा कहते हैं। अब है गैलियोमा, यदि न्यूरोगैलियल सेल जो CNS में उपस्थित रहती है, न्यूरोगैलियल सेल जो कहां उपस्थित रहती है? CNS में उपस्थित रहती है, वहां यदि कैंसर हो जाता है तो उसको आप क्या कहते हैं? गैलियोमा कहते हैं। तो ये विभिन्न शरीर के विभिन्न ऊतकों में उत्पन्न होने वाले कैंसर के उनकी प्रवृत्ति के आधार पर नाम है। अगला है कैंसर के लक्षण। यदि किसी व्यक्ति में निम्नलिखित कारकों के संपर्क में आ जाए और यन प्रकरण कैंसर उत्पन्न भी हो जाता है तो उसके शरीर में क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये बात सभी वीडियो देखने वाले और सुनने वाले सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंस वाली बात है। तो सबसे पहला लक्षण है कि शरीर के किसी स्थान पर उपस्थित तिल, मस्सा या गांठ में अनियंत्रित रूप से विभाजन होता हुआ वो अधिक मात्रा में वृद्धि करने लगेगा। अब मस्सा है, तिल है, ये भी क्या है? कैंसर है, अनियंत्रित कोशिका को विभाजन है। अब ये शरीर के बाहर है, इसलिए ये आप यूं कह सकते हैं बिनाइन है, घातक नहीं है, पर इसमें कभी भी घातकता उत्पन्न हो सकती है और वो इंटरनल ब्लड सप्लाई से, उनकी आंतरिक रक्त सप्लाई तो जुड़ी हुई है, वो कभी भी घातकता ले सकते हैं। तो इस अवस्था में यदि आ जाए और वो तिल है, मस्सा है, गांठ है, ट्यूमर है या अर्बुद है, वो अनियंत्रित रूप से वृद्धि और विभाजन करे तो आपको फटाक से हॉस्पिटल जाके उसकी जांच करा लेनी चाहिए कि ये कहीं मुझे जो गांठ या ट्यूमर या जो मस्सा या तिल है वो मेरा कैंसर तो नहीं है। अगली इसकी लक्षण ये है कि पाचन तंत्र में बार बार गड़बड़ी होती है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका, पेशेंट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिगड़ने लगता है और रक्त मिश्रित लैट्रिन या जो मल आता है उसमें रक्त का मिश्रण हो सकता है या पेशाब के साथ रक्त का मिश्रण आ सकता है जिसको यूरेमिया कहते हैं। साथ ही साथ गले या मुख मार्ग में कोई गांठ उत्पन्न हो रही है। गले का कैंसर भारत में अधिक पाया जाता है पुरुषों के अंदर, पुरुषों में गले का कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर अधिक देखने को मिलता है। या पेशाब के मार्ग में कहीं रुकावट आ रही है या
गले में कहीं घाव उत्पन्न हो रहा है, मुख में गालों में कहीं घाव उत्पन्न हो रहा है, विशेष रूप से टोबैको सेवन करने वाले लोगों के मुख में कहीं घाव हो रहा है, तो उनको कैंसर उत्पन्न या कैंसर जैसी प्रॉपर्टी मिल सकती है या कैंसर हो सकता है वो घाव। भूख में कमी हो रही है, कमजोरी हो रही है, या फिर भार में कमी आ रही है और अपना सामान्य जीवन यापन नहीं कर पा रहा है, ऐसे व्यक्ति को जाकर के और जो कैंसर अभिज्ञान के परीक्षण है वो करा लेने चाहिए। अगला है कैंसर अभिज्ञान, कैंसर का निदान। यदि किसी को कैंसर होने की संभावना क्रिएट हो गई है कि इस व्यक्ति के हो सकता है कि कैंसर है, तो उसका कौन कौन से परीक्षणों के द्वारा निदान किया जा सकता है या अभिज्ञान किया जा सकता है या डायग्नोसिस किया जा सकता है, किसका किसका भाई, कैंसर है या नहीं है, इस बात का डायग्नोसिस किया जा सके। तो सबसे पहली जांच है वो है बायोप्सी, बहुत इंपॉर्टेंट जांच है बायोप्सी है। वो कैंसर ग्रसित भाग या कैंसर सस्पेक्टेड जो पार्ट है शरीर का, गांठ है, ट्यूमर है, तिल है, मस्सा है या शरीर के आंतरिक अंतरांगों में कहीं पर है, उस भाग को काट करके शल्य क्रिया के द्वारा, बाहरी है तो सीधा काट कर ले लेते हैं छोटा सा पार्ट, या आंतरिक लिक्विड अवस्था में कहीं लग रहा है तो उसको फ्लूइड इंजेक्टेबल में भर के ले लेते हैं, या कहीं ऐसी जगह पे है जहां से सीधा नहीं लिया जा सकता है तो एनेस्थीसिया यानी सुन्न करने की दवाई दे करके और फिर लिया जा सकता है। ऐसी चीजों को लेकर के और उसका प्रयोगशाला के अंदर उस उत्तक का, उस टिश्यू का, उस फ्लूइड का परीक्षण किया जाता है और ये एक विशेष प्रकार का हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी है। कैसी स्टडी है? हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी है, जिसमें कोशिका के केंद्रक और कोशिका ध्रुव में उपस्थित विभिन्न अंग या कोशिका अंगों की आकृति और उसकी आकारिकी और इसकी कार्यकी का अध्ययन कर ये पता लगाया जाता है कि इसमें कहीं कैंसर तो नहीं है। ये पहला है बायोप्सी। दूसरा है हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, जिसमें विभिन्न प्रकार के अभिज्ञान के आंतरिक परीक्षण हैं, जिसमें आप एक्सरे के द्वारा कर सकते हैं, आप सीटी स्कैन के द्वारा कर सकते हैं, आप एमआरआई के द्वारा कर सकते हैं। ये कैंसर का हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करने वाले ग्राफिकल जो मेथड है वो है हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी के ग्राफिकल मेथड, एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई। सीटी स्कैन में कंप्यूटर टोमोग्राफी द्वारा विशेष प्रकार की जर्कॉन द्वारा उत्पन्न करने वाली रेडिएशन भेजी जाती है, जिसमें कंप्यूटर के द्वारा अध्ययन किया जाता है कि कोशिकाओं की आंतरिक संरचना कैसी है। और एमआरआई में मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज यानी चुंबकीय अनुनाद के द्वारा आंतरिक उत्तक जो कैंसर ग्रसित भाग है या सस्पेक्टेड पार्ट है उसकी फोटो लिए जाते हैं, इमेज ली जाती है, जिसकी स्टडी करके अपन देख सकते हैं कि कहीं उसमें कैंसर तो नहीं है। अगला ब्लड टेस्ट, यदि ब्लड कैंसर हो रखा है तो आप उसकी सीबीसी कीजिएगा और सीबीसी के अंदर जो डब्ल्यूबीसी उनकी संख्या बढ़ी हुई आएगी। अब जेनेटिक डायग्नोसिस भी किया जा सकता है, विशेष प्रकार की जीन की संरचना को देख करके भी आप कैंसर के अभिज्ञान का पता लगा सकते हैं। तो ये थी कैंसर अभिज्ञान। अगला पॉइंट है अपना ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर का उपचार। अब कैंसर हो भी गया है और जांच में पॉजिटिव हो गया कि आपको कैंसर हो गया, तो उस व्यक्ति को क्या करवाना चाहिए? देखो, डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने यदि ऐसी, प्रकृति ने ऐसी चीज उत्पन्न कर दी है तो अब उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसका सामना करो डट के, और सामना करके और मेडिकल फील्ड में जाइएगा, मतलब किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज लेवल के हॉस्पिटल में जाइएगा और वहां कैंसर के उपचार की कुछ विधियां जो कारगर भी है, और 100% कारगर तो नहीं कह सकते, 100% कारगर होती तो अपन डरते भी नहीं, फिर तो अपन धड़ल्ले से स्मोक करते या ये जो कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक है इनका मजे से अधिक मात्रा में उपयोग भी करते। पर आपको मैं बता दूं 100% क्यूरेबल तो नहीं है। किसमें? मैलिग्नेंट में, अर्थात जो दुर्दम अर्बुद हो रहा है, घातक अर्बुद उत्पन्न हो रहा है, उसका 100% उपचार नहीं है। बाकी जो मैलिग्नेंटी नहीं है, अर्थात बिनाइन ट्यूमर है, सदुम ट्यूमर है, तो उसको आप सर्जरी के द्वारा पूर्णतः सफल उपचार कर सकते हैं। जो भी कैप्सुलेटेड ट्यूमर है उसको सर्जरी किया, इंसिजन लगाया, बाहर निकाली, स्टेज लिया और काम कंप्लीट। पर यदि ट्यूमर मैलिग्नेंट है, मतलब घातक वाला कैंसर है, जो आगे फैलने वाला कैंसर है, तो उसको प्रारंभिक स्टेज में पता लग जाए और जिस अंग में है उस अंग को काट के बाहर फेंक दे, तो फिर उसका उपचार संभव है। फिर सर्जरी के बाद जो शेष भाग रहा है उस भाग पर आप रेडिएशन डालते हैं, विशेष प्रकार की विकिरण डालते हैं। उस विकिरण में अनायनित किरणें, एक्सरे और गामा रे और यूवी रे को डालते हैं। ये किरणें क्या करती है? शरीर में कुछ साइड इफेक्ट तो उत्पन्न करती है, कुछ अनुषंगी प्रभाव तो उत्पन्न करती है, साथ ही साथ जिन कोशिकाओं में कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी है उन कोशिकाओं में इन किरणों को अवशोषित करने की अधिक प्रॉपर्टी या अधिक गुणधर्म पाए जाते हैं, जिससे वो
कोशिका इन किरणों को अधिक मात्रा में अवशोषित करके खत्म हो जाती है और कैंसर का पूर्ण रूप से नाश या खत्म किया जा सकता है। अगला है कीमोथेरेपी, जिसको रसायन चिकित्सा भी कहते हैं, इसको विकिरण चिकित्सा कहते हैं, इसको यह है कीमोथेरेपी, जिसमें विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थ, विशिष्ट प्रकार की मेडिसिन को उपयोग में लेते हैं और कीमोथेरेपी के रूप में विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, जो मेडिसिन काम आती है उनके नाम बता रहा हूं, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, एमिनोप्यूरिन और 6 एमिनोप्यूरिन और मर्केप्टोप्यूरिन, ये 4 मेडिसिन कीमोथेरेपी के रूप में विशिष्ट रूप से काम आती है। अब जो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी शरीर में होती है तो उसके साइड इफेक्ट तो आएंगे। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट बालों का गिर जाना, बाल गिर जाते हैं, नोजिया, वोमिटिंग अर्थात जी मिचलाना और उल्टियां होना, शरीर में यूं पिगमेंटेशन हो जाता है, शरीर बिल्कुल यूं काला काला सा व्यक्ति कुरूप लगने लग जाता है। साथ ही साथ शरीर में उपस्थित जो अंतरांग है, शरीर के जो जननांग है, उनमें उपस्थित कोशिका हैं, उन पर भी हानिकारक प्रभाव तो जाते हैं, साइड इफेक्ट तो होते हैं, पर व्यक्ति की कम से कम जान तो बचे। तो ये जो तीनों विधियां हैं, ये तीनों विधियां उनको एक साथ में यूज में लिया जाता है और सर्जरी भी कर देते हैं। जिस पार्ट में कैंसर लगता है उस पार्ट को काट के बाहर निकाल दिया। अब जो थोड़ी बहुत पीछे रही है कोशिकाएं, कैंसर की कोशिकाएं पीछे तो रही है, सीधी सी बात है, तो उसमें क्या डालते हैं, रेडिएशन डालते हैं। रेडियोथेरेपी देने के बाद उनको विशेष प्रकार की मेडिसिन के वो ड्रिपें लगती है, जिसमें विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, 6 एमिनोप्यूरिन और मर्केप्टोप्यूरिन नामक रासायनिक पदार्थ उपस्थित रहते हैं, जो कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी या कैंसर गुणधर्म रखने वाली कोशिकाओं को खत्म करने में सहायक होते हैं। साथ ही साथ शरीर में कुछ विशिष्ट प्रकार की विषमता या साइड इफेक्ट को उत्पन्न करते ही करते हैं। अगला है इम्यूनोथेरेपी, शरीर की इम्यूनिटी, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर विशेष प्रकार के गामा इंटरफेरॉन नामक रासायनिक पदार्थ खोजे गए हैं। गामा इंटरफेरॉन, आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इंटरफेरॉन वायरल संक्रमित कोशिकाओं से स्रावित होने वाले रासायनिक पदार्थ जो निकटवर्ती कोशिकाओं में वायरस संक्रमण का प्रतिरोध, वायरस संक्रमण का प्रतिरोध या विरोध करते हो, क्या कहलाते हैं, इंटरफेरॉन कहलाते हैं। लिंडमान और आइजैक ने खोजे थे, 1957 में खोजे थे। ये सारी बातें लास्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं, पर आपको मैं बता दूं कि जो गामा इंटरफेरॉन है वो एक इसे ऐसा विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी या कैंसर कारक कोशिकाओं की कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी को खत्म करने में सहायक है। अब वर्तमान के समय में एक बड़ी अपेक्षा के साथ एक नई थेरेपी आई है और वो है नैनो टेक्नोलॉजी। एक विशेष प्रकार की नई टेक्निक आई है जिसका नाम है नैनो टेक्नोलॉजी, जिसमें डेंड्रीमर्स नाम के नैनो मॉलिक्यूल्स खोजे गए, डेंड्रीमर्स नाम के नैनो मॉलिक्यूल्स खोजे गए हैं जो कैंसर के उपचार में बड़ी अपेक्षाओं को लेके आने वाले हैं। ये अभी भविष्य की गर्त में है और ये वीडियो सुनने वाले जो लोग हैं या जो स्टूडेंट है मेरे, उनसे मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि आप इसमें अपने जीवन में इतनी बढ़िया स्टडी करो और जो रिसर्च का क्षेत्र है, जो अनुसंधान का क्षेत्र है, उसमें आगे बढ़ करके अनुसंधान कर लोगों को राहत दिलाएं और नोबेल पुरस्कार भी पाएं। आप सबसे मेरी ऐसी ही अपेक्षा है। अब अगला अपना इसी टॉपिक का पॉइंट है, वो है ड्रग्स एंड एल्कोहल एबस, अर्थात कुछ दवाइयां और जो शराब एल्कोहल है उसके दुष्प्रभाव, कुप्रभाव। अब देखिएगा, ड्रग्स की उत्पत्ति की जाती है चिकित्सा के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, बट जब उसका अनुप्रयोग या अनुचित तरीके से उसको उपयोग में लिया जाए, अनुचित तरीके से उसको उपयोग में लिया जाए तो वो उस उपयोग लेने वाले व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा नरक जैसा जीवन बनाने वाला एक रासायनिक पदार्थ हो जाता है, अर्थात वो उसके एडिक्ट हो जाता है, वो उसका व्यसन या आदी हो जाता है और उस आदि के कारण अब उसका शरीर शारीरिक, मानसिक और कायिक अवस्था में स्वस्थ नहीं रहता है, अर्थात अस्वस्थ की ओर चला जाता है। तो अब मैं सामान्य परिचय की बात करूं तो ड्रग्स है क्या, एल्कोहल क्या है? ऐसे रासायनिक पदार्थ जो विशेष प्रकार के पादपों या सूक्ष्म जीवों या औद्योगिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों से किण्वन द्वारा बनाए जाए और वो मनुष्य के शरीर में सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के साथ साथ शरीर के अन्य सिस्टम जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, लैंगिक अर्थात सेक्सुअल
या रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उन पर प्रभाव उत्पन्न करके व्यक्ति में एक नई सोच, एक नई इमेजिंग उत्पन्न करे, ऐसी चीजें ही ड्रग्स और अल्कोहल के अंतर्गत आती है। ये इसका सामान्य परिचय। अब ड्रग्स के अंदर मैं कहूं, जितने भी एल्केलॉइड्स प्राप्त होते हैं पादपों के, और वो एल्केलॉइड मनुष्य के सेंट्रल नर्वस सिस्टम या शरीर के अन्य सिस्टम जो है, टोटल 13 सिस्टम है, उनमें से किसी सिस्टम पर प्रभाव उत्पन्न कर विलनेस पावर, या यूं कहें कि एक ऐसा महसूस करवाए कि अब बस मेरे से आगे कुछ भी नहीं है, इससे अच्छा मेरे लिए इस जीवन में कुछ भी नहीं है, ऐसे लगता है कि मैं जैसे स्वर्ग की अनुभूति स्वर्ग की अनुभूति करवाए, तो ऐसी जो मेडिसिन है उनको आप ड्रग्स के कैटेगरी में लेते हैं। तो उनमें से सबसे पहला मेडिसिन है वो है ओपियोइड, जिसको हिंदी में अफीम कहते हैं। देखिए मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मारवाड़ के क्षेत्र में सबसे बड़ी गंभीर समस्या लेकर के आया है ये पादप। नाम में तो केवल एक अफीम है, पर यह अफीम कई व्यक्तियों के जीवन को गटक गया है, कई व्यक्तियों के जीवन को खत्म कर दिया है। और इस अफीम ने, अफीम लेने वाला व्यक्ति केवल अफीम ही नहीं लेता, वो अपने बच्चों का जीवन भी साथ में पी जाता है, अपने बच्चों की शिक्षा को साथ में पी जाता है, अपने बच्चों के भविष्य को भी साथ में पी जाता है। इतना खतरनाक मारवाड़ में फैलने वाला एक नशा है, जिसमें एक सिंपल सा पादप है, सिंपल सा पादप है, और वो पादप है पेपेवर सोमनिफेरम। पादप है पेपेवर सोमनिफेरम। इस पादप के अपरिपक्व फलों का जो ऊपर का कैप्सूल है, संपुट, उस कैप्सूल से निकलने वाला एक लेटेक्स होता है, क्षीर निकलता है, एक दूध जैसा हल्का भूरे पिंकिस, हल्के भूरे पिंकिस रंग का एक तरल निकलता है, जो पहले निकलता है तब तो व्हाइट होता है, पर हवा के संपर्क में आते ही भूरे रंग का हो जाता है। उसमें ऐसे नशीले एल्केलॉइड्स या रासायनिक पदार्थ उपस्थित रहते हैं जो मारवाड़ क्षेत्र के मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी गंभीर समस्या बनकर सामने आए हैं। और उस एल्केलॉइड्स में, या जो क्षीर निकल रहा है, लेटेक्स निकल रहा है, उसमें क्या क्या होता है, मैं उपस्थित रासायनिक पदार्थों के नाम आपको बता रहा हूं। अब देखिएगा, उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में अफीम कहते हैं, उसे ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं और ब्लैक शुगर भी कहते हैं। अब गोल्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि अधिक महंगा है, सोने जैसा महंगा है, इसलिए ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। उसके अंदर आप कह दूं कि अफीम के अंदर जो होता है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो है मॉर्फिन। अगला एल्केलॉइड जो होता है, एल्केलॉइड का जो रासायनिक पदार्थ है वो होता है कोडीन। ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पेन किलर है। ये पेन किलर है, मतलब मस्कुलर स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम पर काम करता है, मसल्स रिलैक्सेंट है, और लेने के बाद ऐसा महसूस होता है क्या मजा आया, बिल्कुल आज तो बॉडी में कहीं कोई दर्द नहीं है। कोडिन रेस्पिरेटरी सिस्टम को इंड्यूस करता है, अर्थात खांसी की सबसे उत्तम औषधि है। साथ ही साथ जो एल्वुलाई है, फेफड़ों की कुप्पिकाएं, उनको फैलाता है और ऑक्सीजन का लेवल शरीर में बढ़ा देता है। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने के बाद व्यक्ति यूं वेलनेस फील करता है, बिल्कुल अच्छा लगने लगता है। साथ ही साथ पेपेवरिन भी होता है उसमें, पेपेवरिन भी होता है, सोमनिफेरन भी होता है, पेपेवरिन भी होता है, सोमनिफेरन भी होता है, और एक जो है वो है इनका व्युत्पन्न। किनका व्युत्पन्न? इसी मॉर्फिन का जो व्युत्पन्न है, वो मॉर्फिन का जो व्युत्पन्न है वो है आपका स्मैक। ओए होए, आज के समय की, अभी लेटेस्ट समय की सबसे बड़ी समस्या। और इस स्मैक को हेरोइन भी कहते हैं, हेरोइन, जिसमें डाई एसिटाइल मॉर्फिन इसकी रासायनिक संरचना है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। देखिएगा, ये एल्केलॉइड मुख्य रूप से इस अफीम या इससे निकलने वाला, ये आपको पादप दिखाया जा रहा है, जिसके ऊपरी भाग, जिससे ये रासायनिक पदार्थ या एल्केलॉइड प्राप्त होता है, ऐसा डोडा होता है। काफी यूं कहते हैं 2 फीट हाइट का पादप रहता है लगभग। इसके ऊपर का ये इसका संपुट कैप्सूल है, जिसके अंदर बीज भरे रहते हैं, और इसका कैप्सूल के ऊपर चीरे लगाए जाते हैं यूं पत्तियों से, ब्लड से, जिससे ये व्हाइट है वो बाहर निकल रहा है। ये जो व्हाइट लेटेक्स निकल रहा है, इसके अंदर ये मॉर्फिन होता है, कोडीन होता है, पेपेवरिन होता है, सोमनिफेरन होता है। मॉर्फिन को ही रूपांतरित करके स्मैक इसका अधिक सांद्रित रूप है, इसी स्मैक को हीरोइन कहते हैं, जिसकी रासायनिक सूत्र, जिसका केमिकल जो स्ट्रक्चर है वो डाई एसिटिल मॉर्फिन, अर्थात
डाई एसिटिल मॉर्फिन, मॉर्फिन के अंदर 2 एसिटाइल समूह और जोड़ दिए गए हैं। ये श्वेत रंग का, गंधहीन, रंगहीन, रवेनुमा पाउडर होता है, जो अत्यधिक नशीला पदार्थ है, जिसको पीने वाले या उसको लेने वाले श्वसन तंत्र के माध्यम से, नासा श्वसन तंत्र के माध्यम से धुएं के रूप में अंदर लेते हैं और शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ है, जिसकी मार्केट रेट बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना महंगी या ऐसी महंगी चीज है जिसकी सबसे अधिक तस्करी भी होती है, और इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करके मानसिक अवसादन जो है, डिप्रेशन जो है, उसको खत्म करता है। साथ ही साथ पेशेंट को वेलनेस फील करवाता है, अच्छा महसूस होता है कि मैं कितना अच्छा फील कर रहा हूं। और इसका एडिक्ट होने के बाद एक यूं कहावत है कि जो व्यक्ति इस स्मैक या हेरोइन या डाइएसिटिल मॉर्फिन का एडिक्ट हो जाता है, इस नशे का व्यसन जिसको हो जाता है, वो अपने शरीर की चमड़ी को काट करके भी दे सकता है, कोई उसको स्मैक दे तो। इसलिए आज के युवा वर्ग के जितने भी मेरे साथी हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने जीवन को नरक बनने से रोकिएगा। ये जो एल्केलॉइड प्राप्त होते हैं, इनका सरकार उपयोग केवल मेडिसिनल अनुप्रयोग के रूप में इसकी खेती या इनके उत्पादन की सलाह देती है, किंतु आप अपने जीवन को नरक में मत बदलिएगा, क्योंकि ये एक बार यदि इसका नशा हो जाता है तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होगा, आपका स्केलेटल सिस्टम यानी मांसपेशियां और हड्डियां भी प्रभावित होगी, आपका लैंगिक जनन जो जनन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी प्रभावित होगा, अर्थात ये लेने के बिना आप संतान भी उत्पन्न नहीं कर सकते, यानी बहुत बड़ी डिफॉर्मिटी उत्पन्न हो जाती है। साथ ही साथ इस नशे को छुड़वाना सबसे बड़ी समस्या है। अब ये नशा पहले पंजाब और हरियाणा में अधिक फैला था, वहां से इस नशे की लत को छुड़वा दिया है। सरकार ने विशेष स्कीमें, विशेष प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, युवाओं को इस विड्रॉल करवाने के लिए शिविर लगाए। अब राजस्थान के अंदर मारवाड़ में अधिकांश युवा इस नशे की गिरफ्त में फंस रहे हैं। तो बुजुर्ग लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को ऐसी आदतों से बचाइएगा। तो ये था आपका ओपियोइड। अगला जो एल्कलॉइड है वो है कैनाबिनॉइड। कैनाबिनॉइड है वो कैनाबिना सैटाइवा, कैनाबिना सैटाइवा नामक पादप, ये कैनाबिना सैटाइवा नामक पादप है, उसकी पत्तियां भी काम में आती है, इसका पुष्पक्रम भी काम आता है, और इसके पुष्पक्रम से छोटा पतला एक रेजिन, पतला पतला लेटेक्स रेजिन निकलता है, वो भी काम आता है। और इससे जो प्राप्त होने वाले भाग है वो है इसकी, एक तो भांग प्राप्त होती है इससे, कैनाबिना सैटाइवा पादप से क्या प्राप्त होती है? भांग। इसी से गांजा भी प्राप्त होता है, इसी से आपकी हशीश भी प्राप्त होती है, इसी से आपकी मैरिजुआना, मैरिजुआना एल्केलॉइड प्राप्त होते हैं। अब भांग क्या करती है, गांजा क्या करता है, हशीश क्या करती, चरस भी इसी से प्राप्त होती है। ये सारे जो औषधीय प्रयोग या यूं कहें कि नशीले पदार्थों के रूप में उपयोग में आने वाले जो भाग है, ये जो नाम है वो सारे के सारे किससे प्राप्त होते हैं? कैनाबिस सैटाइवा। ये इस पादप का संरचना है, और ये इससे प्राप्त होने वाला जो मैरिजुआना है एल्केलॉइड, उसकी संरचना को यहां पर बता रखा है। ये पादप चक्रीय पत्तियां होती है, और इन पत्तियों से पुष्पक्रम से निकलने वाले पतले रेजिन से इसका जो ऊपर छोटा सा एक फल लगता है, उस फल से अलग अलग अनुपात में मिलाने पर ये अलग अलग प्रकार के रासायनिक पदार्थ है वो उत्पन्न होते हैं। भांग कब बनेगा, गांजा कब बनेगा, हशीश कब बनेगी, चरस कब बनेगी, मैरिजुआना एल्केलॉइड कहां से होगा, इन सबके पुष्प के अलग अलग भागों से निकलने वाले उत्पादों को अलग अलग अनुपात में मिला करके और इनका प्रयोग किया जाता है। यह भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, साथ ही साथ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अर्थात आपके हृदय परिसंचरण तंत्र को सबसे अधिक प्रभावित करता है। ये अधिक मात्रा में लेने पर मुख सूखने लगता है, सिर में भयंकर दर्द होने लगता है, साथ ही साथ और अधिक मात्रा चली जाती है तो व्यक्ति को हेलुसिनोजेनिक अर्थात विभ्रामक प्रभाव उत्पन्न होता है। इसकी जो प्रवृत्ति है वो क्या करता है?
सिनो एलुसिनोजेनिक प्रभाव उत्पन्न करता है, अर्थात विभ्रामकता उत्पन्न हो जाती है, अर्थात उसकी शुद्ध बुद्ध खो जाती है। अब उसको यूं लगता है कि मैं जैसे स्वर्ग में सोया हूं, मुझे अब किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात धरती में मेरे से ऊपर इस धरती पर कुछ है ही नहीं, ऐसा महसूस करता है। अर्थात वो एक मानसिक विक्षिप्त अवस्था है जिसमें उसका सेंट्रल नर्व सिस्टम शरीर के अन्य अंगों पर कार्य करना कम कर देता है। उसका सेरेबेलम जो भाग है वो मांसपेशियों की गति को भी, जो शरीर की ऐच्छिक मांसपेशियां हैं उनकी गति का नियंत्रण और नियमन सेरेबेलम करता है, वो नियंत्रण भी हट जाता है। शरीर से अधिक मात्रा में पसीना आने लगेगा, शरीर पूरी तरह से सूखने लगेगा, डिहाइड्रेशन होगा पेशेंट को, और बहुत गंभीर स्थिति में चला जाता है। अब लोग यहाँ क्या कहते हैं कि ये जो भांग है ये तो शिव जी के भक्त पीते हैं। अरे भाई, शिव जी ने ऐसा आपको कब कह दिया कि आप भांग पियो? भांग पियोगे तो ही मैं आपको मेरा भक्त मानूंगा, भांग नहीं पियोगे तो भक्त मानूंगा ही नहीं। ऐसा शिव जी ने तो कहीं लिखा नहीं है, ऐसा शिव जी ने कहीं बोला नहीं है, और शिव जी ऐसी किसी पुस्तक में लिख के भी नहीं गए थे। तो ऐसी जो विभ्रामक बातें हैं, जिन बातों से आपके मनोदशा में विभ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम उत्पन्न होता है, ऐसी बातों से परहेज कीजिएगा, और ये नशीले जो एल्कलॉइड है इनसे बचिएगा, और इनके सेवन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये केवल और केवल मेडिसिनल फॉर्म में इनका अनुप्रयोग होता है, इसका उपयोग होता है, तो ये अच्छे लगते हैं। अब ये सीएनएस को प्रभावित करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करता है, साथ ही साथ इसके जो एल्कलॉइड होते हैं, ये जो मैरिजुआना एल्कलॉइड है वो इतना खतरनाक है कि हार्ट अटैक या रेस्पिरेटरी अरेस्ट में भी ले जाता है पेशेंट को। यदि भांग की अधिक मात्रा किसी के शरीर में चली गई ना, तो रेस्पिरेटरी अरेस्ट, श्वसन तंत्र का बंद होना या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का बंद हो जाना हो जाता है, और पेशेंट सडन डेथ में चला जाता है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि महाशिवरात्रि के दिन ऐसी चीज़ों का सेवन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला एल्कलॉइड है वो है कोका एल्कलॉइड, एरिथ्रोजाइलम कोका। कोकाई, एरिथ्रोजाइलम कोकाई नामक पादप से प्राप्त होने वाला ये एक एल्कलॉइड है। ये पादप मूलतः दक्षिणी अमेरिका का पादप है, जिससे कोकीन नामक एल्कलॉइड प्राप्त होता है, जिसका ये जो इंडस्ट्री है ना, अपनी इंडस्ट्री कौन सी, बॉलीवुड हॉलीवुड कौन सी क्या कहलाती है आप जानो, उनमें इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है। कोकीन की ड्रग्स के साथ शाहरुख खान के बच्चे को पकड़ा गया, फलाने हीरो और हीरोइन को कोकीन सप्लाई करता हुआ ये बच्चा पकड़ा गया, जिससे ये हीरो कोकीन की नशे में चला गया था, हीरोइन कोकीन का नशा करने लगी थी, इसकी सप्लाई नहीं होने से सुसाइड कर लिया, फलाना कर लिया, ढीकड़ा कर लिया। ये क्यों होते हैं? इतना नशीला पदार्थ है कि इसको भी व्हाइट पाउडर के रूप में, छोटी छोटी पुड़ियों के रूप में सप्लाई करते हैं, और बड़ी बड़ी जो रेव पार्टियां होती है उनमें बड़े फिल्म स्टार इस एल्कलॉइड का नशीली औषधियों के रूप में या नशीले पदार्थों के रूप में प्रयोग करते हैं। ये भी क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, हेलुसिनोजेनिक प्रभाव उत्पन्न करता है, और विभ्रम की स्थितियां में चला जाता है पेशेंट या रोगी जो भी होता है, वो विभ्रम की ऐसी स्थिति में जाता है कि उसकी मनोदिशा में उसको ऐसा लगता है कि बस मैं स्वर्ग में हूं, अब धरती पर और कुछ भी नहीं है, केवल मैं ही हूं। साथ ही साथ ये स्फूर्ति उत्पन्न करता है, क्योंकि एड्रेनलिन और एपिनेफ्रिन के सिक्रेशन को बढ़ाता है। विशेष प्रकार के हार्मोन है जो आपको स्फूर्ति उत्पन्न करते हैं। तो कुछ खिलाड़ी और जो धावक होते हैं वो इसे क्या कहते हैं, वो प्रतिबंधित औषधियां है ना, उनके रूप में उपयोग में भी ले लेते हैं, और फिर वो क्या कहते हैं, किसी खेल को खेलने के लिए प्रतिबंधित भी हो जाते हैं, रस्टिकेट हो जाते हैं। अगला जो है वो निकोटीन एल्कलॉइड्स है। निकोटीनम टोबेकम पादप से प्राप्त होता है। निकोटीनम टोबेकम पादप की पत्तियों से विशेष प्रकार का पत्तियों में विशेष प्रकार का निकोटीन नामक रासायनिक पदार्थ उपस्थित रहता है, जो कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी रखता है। अब ये क्यों है? अब ये इसमें क्या है जो एक बार इसको खा लेता है वो व्यक्ति छोड़ता ही नहीं है? आखिर करता क्या है आपके शरीर में? तंबाकू, खैनी, मिराज और गुटखा, बीड़ी, सिगरेट,
ये सारी चीजों का जो जो सेवन करता है वो इसको छोड़ता क्यों नहीं है? तो मैं आपको इसका एक कारण बता रहा हूं। वो कारण है कि इस निकोटीन के द्वारा आपकी एड्रेनलिन जो ग्रंथि है, सुप्रारीनल ग्लैंड है, अधिवृक्क ग्रंथि है, उसके द्वारा स्त्रावित होने वाले एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन के स्त्रावण को बढ़ाता ही है। लो साहब, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो हार्मोन होता है ना, इसको एड्रीनिलीन हार्मोन भी कहते हैं, एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हैं, नॉर एड्रीनलिन भी कहते हैं, नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। अब ये हार्मोन क्या करते हैं? इन हार्मोन को 3F हार्मोन भी कहते हैं। 3F का मतलब एक तो होता है फियर, मतलब डर से सामना करता है, दूसरा फाइट, लड़ाई के समय, विकट परिस्थितियों के समय, और अगला है फ्लाइट, जब आप उड़ान भरते हैं। अर्थात जब व्यक्ति विकट परिस्थितियों में होता है, व्यक्ति जब संकट में होता है, तब इस एड्रेनलिन ग्रंथि से या सुप्रारीनल ग्रंथि से इस एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, यानी इसको एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन भी कहते हैं, का स्त्रावण किया जाता है। ये हार्मोन अब करते क्या है? श्रावण तो विकट परिस्थितियों में करते हैं। जब आपको संकट हो, हार्मोन क्या करते हैं? सबसे पहले इनका काम है हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं, हृदय की धड़कन को बढ़ा देते हैं, जिससे आपका रुधिर है वो फटाफट से सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। अब रुधिर फटाफट से सर्कुलेट होगा तो क्या होगा? कि आपके प्रत्येक कोशिका तो ऑक्सीजन फटाफट जाएगी, ऑक्सीजन फटाफट जाएगी तो आप में स्फूर्ति आएगी, तंदुरुस्ती आएगी। अगला क्या करते हैं कि हार्मोन आपकी श्वसन दर को बढ़ा देते हैं, अर्थात ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ा रहे। श्वसन दर बढ़ रही मतलब क्या? ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ा रहे। साथ ही साथ ये हार्मोन आपकी विकट परिस्थितियों में शरीर की जो ब्लड वेसल से उनको कॉन्ट्रैक्टाइल कर देते हैं, संकुचित कर देते हैं, जिससे आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, बढ़ करके और आप एकदम यूं प्रिपेयर हो जाते हो, अपने आप को विकट परिस्थितियों से का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हो। एकदम आप डरते हो तो आपकी इरेक्टर मसल्स खसती है और आपके बाल सारे खड़े हो जाते हैं। तो कुल मिला के ये जो हार्मोन है वो आपके शरीर में स्फूर्ति उत्पन्न करते हैं, तंदुरुस्ती लाते हैं, आपको यूं वेलनेस फील करवाते हैं। आप ऐसे लगता है मैं बिल्कुल एकदम ठीक हूं। तो जैसे भी खैनी या तंबाकू या इस निकोटीन का नशा उतरता है तो पेशेंट यूं बिल्कुल क्या हो जाएगा, कैसे, ये इस स्थिति में चला जाता है। तो इस स्थिति में जब वो होता है तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, अर्थात हमेशा बेचारा खैनी खा खा के और एड्रेनलिन ग्रंथि के हार्मोन के स्रावण को, सुप्रारीनल ग्लैंड के हार्मोन के स्रावण को बढ़ाता है, तो वो ग्रंथि भी थक जाती है अंदर से। क्या यार पूरे दिन खैनी खा के मेरे को परेशान करता है। तो एक तो प्राकृतिक रूप से जो व्यक्ति खैनी नहीं खाते हैं, तब जब एड्रेनलिन को आवश्यकता होगी, विकट परिस्थिति होगी, तभी वो अपने हार्मोन को निकालेगी। किंतु जो खैनी खाते हैं वो तो खैनी खा के पानी पिएंगे, खैनी खा के बात करेंगे, खैनी खा के क्लास लेंगे, खैनी खा के, मतलब जो जैसा काम करता है वो जो काम करता है वो खैनी खा के ही करेगा। खाई देनी है, बाढ़ करनी है, खेत में कहीं पशुओं को हाँकने जाना है तो भी क्या करेगा? पहले खैनी खाएगा, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा, उसके बाद वो काम करेगा। अर्थात उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिना खैनी खाए आता ही नहीं है, बिना तंबाकू सेवन के उसके कॉन्फिडेंस लेवल आता ही नहीं। आप देखा होगा, आपने कभी नोटेड भी किया होगा कि जो व्यक्ति स्मोक करता है, सिगरेट पीता है, वो यदि टेंशन में चला जाए, कोई उसको टेंशन हो जाती है तो बार बार वो सिगरेट पीता है, बार बार सिगरेट पीता है। बार बार सिगरेट पीने का उसका कारण है कि सिगरेट उसके शरीर में इस एड्रेनलिन हार्मोन के लेवल को बढ़ा रही और उसकी टेंशन को क्या कर रही है? दूर कर रही है। प्राकृतिक रूप से तो उसके एड्रेनलिन हार्मोन का, क्योंकि ग्रंथि को परेशान कर दिया बेचारे ने। तो ये था आपका निकोटीन एल्कलॉइड, जो टोबैकम निकोटीनम पादप से प्राप्त होता है और शरीर में इस रूप से कार्य करता है। अगला है एट्रोपिन एल्कलॉइड, एट्रोपा बेलाडोना, या धतूरा से प्राप्त होता है और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, साथ ही साथ ये शरीर में विभ्रामक प्रभाव भी उत्पन्न करता है। अब ये सारे जो एल्कलॉइड या नशीले पदार्थ आपने देखे, ये जब नशे की लत उत्पन्न कर देते हैं, जब नशे की लत उत्पन्न करते हैं तो ये बड़े खतरनाक होते हैं, और उनका जब आदी हो जाता है व्यक्ति तो इस अवस्था को एडिक्शन या उसका यूं कहें कि व्यसन की अवस्था कहते हैं। अब व्यसन की अवस्था में क्यों जाते हैं, कब जाता है, कब जाने की संभावना अधिक रहती है? सबसे अधिक व्यसन अवस्था में जाने की संभावना रहती है व्यक्ति की जिज्ञासु प्रवृत्ति। और जिज्ञासु प्रवृत्ति का मतलब है कि जब व्यक्ति 15 से 18 साल की उम्र के बीच होता है,
15 से 18, 19 या 14 से 20 साल, अधिक रेंज माने तो 14 से 20 माने, इस अवस्था में व्यक्ति के शरीर में या बच्चों के शरीर में या किशोर के शरीर में कई प्रकार के हार्मोनों में परिवर्तन होते हैं, और वो हार्मोनल परिवर्तन उनमें जिज्ञासु प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं। ये प्राकृतिक क्रिया है, आप उसको रोक नहीं सकते, ये तो प्रकृति में होना ही। इस प्रवृत्ति में वो व्यक्ति अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति में रूपांतरित हो जाता है, और उसकी जिज्ञासा ये रहती, अरे वो ये कर रहा है तो मुझे भी कर लेना चाहिए, वो ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, और ऐसा करूंगा तो मुझे कितना मजा आएगा, मुझे कितना अच्छा महसूस होगा। और जिज्ञासु प्रवृत्ति का मतलब है देखा देखी करने की सोच अधिक डेवलप रहती है उस टाइम पीरियड में, और वो है हार्मोनल प्रभाव के कारण। अर्थात आप अपने बच्चों का इस जिज्ञासु प्रवृत्ति के टाइम पीरियड में विशेष रूप से ध्यान रखें, उसके बाद उसके ऐसी विशेष प्रकार के व्यसन की लत पड़ने की संभावनाएं बहुत कम रहती है। बाद में भी हो सकती है, वो किसी के संगत में जाकर के किसी के साथ उठ बैठ से कोई विशेष प्रकार के दृश्य, व्यू या पिक्चर या ऐसी चीजों को देखें तो भी उसमें ऐसी प्रवृत्ति पैदा हो सकती है। अब देखिए आजकल के बच्चों का क्या है, जो डॉन है, जो तस्करी करते हैं, जिनके पास अधिक पैसे हैं, जिनकी रहन सहन और बड़े ठरके हैं, उनकी और अपने आप को आकर्षित करते हैं। वो सोचते हैं कि हम भी ऐसा काम करें, चोरी करें, तस्करी करें, स्मैक पिए, दारू पिए और बड़ी गाड़ी को चलाएं, उनके साथ वो क्या कहते हैं रीले बना बना के और अपलोड करें। तो ऐसी चीजें, रीले भी कैसी, ये हो गया, वो हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसी चीजों की ओर आकर्षित बच्चा अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण हो रहा है। अब उसको उस जिज्ञासु प्रवृत्ति यानी उसके हार्मोनल चेंजिंग जो पीरियड होता है, उस पीरियड में यदि उस बच्चे को सही गाइडलाइन नहीं मिलती है, उसको सही माध्यम नहीं मिलता है, उसको माता पिता का साथ नहीं मिलता है, या एक अच्छे गुरु के संपर्क में वो नहीं रहता है, तो उस जिज्ञासु प्रवृत्ति में वो अपने कैरियर को खत्म कर लेते हैं। अधिकांश लोग इस जिज्ञासु अवस्था में अपने बच्चों को कोटा भेज देते हैं या किसी बड़े स्थानों पर इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए भेज देते हैं। अब माता पिता वहां साल में एक बार भी नहीं जाते हैं और बच्चा वहां अकेला रह रहा है, यहां से पैसे जा रहे हैं, क्या कर रहा है बच्चा, पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, कैसे टेस्ट होते हैं, क्या नंबर मेंटेन होते हैं, क्या रैंक होती है, कितनी मेंटेन करनी चाहिए, क्या नंबर आने चाहिए, इन चीजों का कोई लेना देना नहीं है। तो वो उनके, यानी मैं सबके लिए ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं प्रत्येक स्टूडेंट की ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूं, पर ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इस समय या इस टाइम पीरियड में अपने जीवन को नरक बना लेते हैं। और मेरा जो भी ये वीडियो देख रहा है उन सभी गार्जियन और उन सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप कितना अच्छा बनते हो ये बड़ी बात नहीं है, आप कितना अच्छा पढ़ते हो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर आप अपने जीवन में जिज्ञासु काल में सुरक्षित रह लेना, फिर आपका जीवन सिक्योर है। आप पढ़ना कभी भी सीख सकते हैं, पर आपने यदि जिज्ञासु अवस्था में जो आपका ये टाइम पीरियड जो है हार्मोनल चेंजिंग का, उस टाइम पीरियड में आपने अपने खुद को सुरक्षित रख लिया, आपने इन बुरी आदतों से खुद को बचा लिया, तो आप अपने जीवन में कभी भी कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। और यदि इस जिज्ञासु अवस्था या इस हार्मोनल चेंजिंग टाइम पीरियड में खुद को नहीं बचा पाते हैं और आप किसी बुरी संगत और बुरे व्यसन में चले जाते हैं, तो आपकी जिंदगी नरक बनते समय नहीं लगती है। तो आज आपके लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।